कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो अपने कमरे में बैठकर टीवी पर कार्टून देख रहा होता है। तभी अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी रिपोर्ट आने लगती है। ये खबर उस लड़के की मुस्कुराहट छीन लेती है क्योंकि टीवी में बताया जाता है कि दुनिया भर में एक बहुत ही जहरीला वायरस फैल गया है जिससे इन्फेक्टेड लोग कुछ ही मिनटों के अंदर भयानक ज़ॉम्बी बन जाते हैं। यह वायरस बहुत तेजी से फैलता है और पूरी दुनिया इस वायरस की चपेट में आ चुकी है। टीवी में एंकर चेतावनी देता है कि जो भी यह खबर सुन रहा है वह जल्दी से खुद के लिए कोई सेफ जगह ढूंढ ले। लड़का यह सब देख ही रहा होता है कि तभी अचानक ऊपर के कमरे से एक अजीब तरह की आवाज आती है। वह आवाज सुनकर लड़के के गले में सांसें अटक जाती हैं। लड़का धीरे धीरे डरे हुए कदमों से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता है और कमरे में झांकता है। तभी उसकी बड़ी बहन एकदम से सामने आकर उसे डरा देती है। यह उसका मजाक था। राहत की सांस लेकर वे दोनों अपनी माँ के कमरे की तरफ जाते हैं। वहाँ जाकर वे देखते हैं कि उनकी माँ बहुत परेशान है और वह वीडियो कॉल पर अपने पति को इस भयानक सिचुएशन के बारे में बता रही है। उनका पिता जो एक पायलट है उन्हें चेतावनी देता है कि वह अभी वापस नहीं आ सकता, पर वो सभी किसी सुरक्षित जगह ढूंढकर वहां चले जाएं। स्क्रीन पर पिता अपने हाथ में पहना हुआ एक लकी ब्रेसलेट अपने बच्चों को दिखाता है। ये वही ब्रेसलेट होता है जो उसकी बेटी एबिगेल ने बनाई थी। ये देखकर एबिगेल बहुत खुश हो जाती है और उसे उम्मीद मिलती है, लेकिन तभी उन्हें बाहर से लोगों के चिल्लाने और चीखने की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। माँ तुरंत फोन रखती है और जल्दी जल्दी सामान इकट्ठा करने लगती है। वह एक पल भी गवाए बिना अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर निकलती है। वे तीनों भागते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वे कार का दरवाजा खोलकर बैठने वाले होते हैं, अचानक कहीं से एक खूंखार ज़ॉम्बी उन बच्चों की मां पर अटैक कर देता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता। डर के मारे नन्ही एबिगेल जल्दी से कार के नीचे छुप जाती है। वह अपनी आंखों के सामने कार के नीचे से देखती है कि वह ज़ॉम्बी उसकी मां को नोच रहा है। कुछ ही पलों में उसका छोटा भाई और मां दोनों उस ज़ॉम्बी के हाथों मारे जाते हैं। एबिगेल अपनी सांसें रोककर वहां दुबकी रहती है। खुशकिस्मती से वह ज़ॉम्बी उस छोटी बच्ची को देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है। यह छोटी लड़की डर से कांप रही होती है कि तभी वह देखती है कि उसकी माँ का शरीर अजीब हरकत करने लगा है। वायरस की वजह से उसकी माँ भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। माँ अपनी ही बेटी को कार के नीचे देखकर उसकी तरफ लपकती है। इससे पहले कि वह अपनी बेटी को मार पाती, ठीक उसी समय एक अनजान आदमी जिसका नाम जैक है मसीहा बनकर वहाँ आता है। जैक तुरंत अपनी बंदूक से एबिगेल की ज़ॉम्बी बन चुकी माँ को गोली मार देता है और एबिगेल को कार के नीचे से बाहर खींच लेता है। तभी वे देखते हैं कि एबिगेल का छोटा भाई भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहा है। जैक उस बच्ची को अपनी आंखें और कान बंद करने के लिए कहता है और उसके ज़ॉम्बी बन चुके छोटे भाई को भी गोली मार देता है। जैक उस अकेली बच्ची का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से ले जाता है। वक्त गुजरता है और अब 10 साल बाद का मंजर सामने आता है। ज़ॉम्बी वायरस की वजह से इंसानी सभ्यता पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कभी रोशनी से चमकने वाले शहर अब वीरान खंडहर बन चुके हैं। अब तक लगभग सारे इंसान या तो मर चुके हैं या फिर ज़ॉम्बी बनकर इधर उधर भटक रहे हैं। इस वीरान दुनिया में एबिगेल अब बड़ी हो चुकी है। उस दिन से लेकर अब तक एबिगेल जैक की देखरेख में पली बढ़ी है। जैक ने उसे ट्रेन करके ज़ॉम्बीज से लड़ना, हथियार चलाना और खुद को बचाना सिखा दिया है। एबिगेल जानती है कि अगर उस दिन उसकी लाइफ में जैक नहीं आता तो वह अब तक मर चुकी होती। इसीलिए वह जैक को अपना पिता मानती है। इतने सालों तक जंगल में अकेले रहने के बाद एबिगेल को बहुत अकेलापन महसूस हो रहा होता है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि उसे कोई इंसानी बस्ती मिल जाए जहां वह बाकी लोगों के साथ मिलजुल कर रह सके। लेकिन जैक को लोगों के बीच रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे लगता है कि इंसान ज़ॉम्बीज से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। रात का समय है और वे दोनों जंगल में कैंप लगाकर सो रहे हैं। तभी अचानक किसी सूखी टहनी के टूटने की आवाज से जैक की आंख खुल जाती है। वह धीरे से अपनी बंदूक उठाता है और कैंप से बाहर निकलकर देखता है। अंधेरे में एक ज़ॉम्बी तेजी से जैक पर हमला कर देता है, लेकिन जैक फुर्ती से पीछे हटता है और लगातार गोलियां चलाकर उसे मार गिराता है। गोलियों की आवाज सुनकर एबिगेल भी वहां पहुंच जाती है। इन दोनों को पिछले 10 सालों से जंगल में ज़ॉम्बीज का शिकार करते हुए इतना एक्सपीरियंस तो हो गया था कि ज़ॉम्बीज अक्सर झुंड बनाकर रहते हैं। वे समझ जाते हैं कि अगर एक यहाँ है तो आसपास और भी जरूर होंगे। खतरा भांपते हुए वे जल्दी यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं और सुबह होते ही अपने घोड़ों पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वे जंगल के रास्ते से आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उनके घोड़े हिनहिनाने लगते हैं और आगे बढ़ने से कतराते हैं। जैक समझ जाता है कि खतरा नजदीक है। वे दोनों चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो दूर एक जीप ज़ॉम्बीज से घिरी हुई दिखाई देती है। वहाँ एक नॉर्मल इंसान अकेला ही खुद को कई सारे ज़ॉम्बीज से बचाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया में अब वैसे भी इंसान बहुत कम बचे थे, इसीलिए अब इन दोनों को हर हाल में उस आदमी को बचाना था। साथ ही जैक एबिगेल के निशाने का टेस्ट भी लेना चाहता था, इसीलिए वह एबिगेल से कहता है कि तुम इस आदमी को बचाओगी। जैक देखना चाहता है कि वह पूरी तरह से ट्रेन हो चुकी है या नहीं। जैक उसे निर्देश देता है कि सुकून से टारगेट
को निशाने पर लो और फिर उसे शूट कर दो। एबिगेल बंदूक उठाती है लेकिन जल्दबाजी में गोली चला देती है। निशाना चूक जाता है और वह गोली जॉम्बी को लगने के साथ साथ उस सर्वाइवर को भी लग जाती है। यह देखकर जैक एबिगेल पर काफी गुस्सा करता है। इसके बाद वे दोनों भागकर उस इंसान के पास जाते हैं। वे देखते हैं कि गोली लगने और जॉम्बीज के हमले की वजह से यह आदमी अब बच नहीं सकता। इसलिए जैक उसे तड़पता छोड़ने के बजाय खुद ही मार देता है ताकि अगर उसे जॉम्बी ने काटा हो तो वह दोबारा जिंदा न हो जाए और उनके लिए खतरा न बने। उसके बाद वे दोनों उस मरे हुए आदमी की कार और सामान की तलाशी लेने लगते हैं। जैक उस मरे हुए आदमी के जूते ले लेता है क्योंकि उसके खुद के जूते फट चुके थे। जैसे ही वह उन जूतों को पहनता है तभी वहाँ मरे हुए आदमी के और साथी भी हथियारों के साथ आ जाते हैं। बहुत सारे हथियारबंद लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनमें से एक बंदा जब अपने मरे हुए साथी के जूतों को जैक के पैरों में देखता है तो उन्हें शक होने लगता है कि इन दोनों ने सामान लूटने के लिए उनके साथी को मारा है। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और वे लोग जैक और एबिगेल पर बंदूकें तान देते हैं। जब ये लोग जैसे ही इन दोनों को मारने लगते हैं तभी उस ग्रुप की एक गाड़ी से एक प्रेग्नेंट लेडी जिसका नाम मेगन है नीचे उतरती है। वह अपने साथियों से इन दोनों को छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि उसे लगता है कि वे बुरे लोग नहीं हैं। तभी जैक फुर्ती से एक लड़की से बंदूक छीन लेता है और समझाने की कोशिश करता है कि उन्होंने उनके आदमी को जानबूझकर नहीं मारा, वो तो जॉम्बी से उसको बचाना चाहते थे। जैक बताता है उन्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि ये समझदार जॉम्बी है, इसके साथी भी यहाँ आते होंगे। लेकिन तभी जैक का काला घोड़ा फिर से जोर जोर से हिनहिनाने लगता है जो एक वार्निंग थी। अगले ही पल दूर जंगल से तेज आवाजें आने लगती हैं। हजारों की तादाद में जॉम्बीज का एक विशाल झुंड उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। जॉम्बी इतनी तेजी से टूट पड़ते हैं कि किसी को भी भागने का मौका नहीं मिलता। मजबूरी में लोग वहीं खड़े होकर हथियारों से मुकाबला शुरू कर देते हैं। सभी के पास हथियार होते हैं लेकिन जॉम्बी की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि हालात उनके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। धीरे धीरे ग्रुप के कई लोग एक के बाद एक जॉम्बी के काटने का शिकार हो जाते हैं। जो लोग बचते हैं उनके पास छुपने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं होती और कुछ ही देर में उनकी संख्या बहुत कम रह जाती है। इसी बीच एक ताकतवर आदमी भी दुर्भाग्य से जॉम्बी के काटने से संक्रमित हो जाता है। हालात समझकर वह खुद को गोली मारना चाहता है लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। तब सभी को एहसास हो जाता है कि वे जॉम्बी के सामने टिक नहीं पाएंगे। अब उन्हें पता चल चुका था कि वह उनसे लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए एबिगेल प्रेग्नेंट लेडी को लेकर गाड़ी में बैठाती है। गाड़ी में प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड भी बैठा होता है और जैक गाड़ी स्टार्ट करके जल्दी वहाँ से निकल जाते हैं। पूरे ग्रुप में अब ये सिर्फ 4 लोग ही बचे थे, बाकी सभी जॉम्बीज के शिकार हो चुके थे। एक काले चेहरे वाला जॉम्बी अपने साथियों को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उधर ये चारों जॉम्बीज से जान छुड़ाकर गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं। रास्ते में जैक पीछे बैठी लेडी से पूछता है कि तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे थे। पूछने पर पता चलता है कि यह बचे हुए लोग शिपटाउन नाम की जगह पर जाना चाहते थे जहाँ पर सेफ इंसान रहते हैं। वहाँ जरूरत की तमाम फैसिलिटीज हैं और हम सब वहाँ जाकर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहते थे। ये सुनकर एबिगेल बहुत खुश होती है क्योंकि यही तो वो जगह है जहाँ वह हमेशा से जाना चाहती थी। जिस पर जैक ने कहा कि यहाँ पर कोई भी ऐसी कॉलोनी वगैरह नहीं है। मैं पिछले 10 सालों से यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, मुझे तो कोई ऐसी कॉलोनी नहीं दिखाई दी। तभी अचानक बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। इस दौरान प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड बाहर निकलता है जिसका नाम डेविड है। वह उनसे कहता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ और मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन औजार न होने की वजह से गाड़ी ठीक नहीं हो पाती। इसीलिए ये लोग गाड़ी को यहीं पर छोड़कर पैदल सफर करने लगते हैं। कई किलोमीटर सफर करने के बाद वे लोग एक वीरान सोसाइटी में पहुंच जाते हैं। यहाँ ऊंची इमारतें अभी भी खड़ी हैं, लेकिन हर तरफ मौत की शांति छाई हुई है। ये लोग सबसे पहले इस जगह की अच्छी तरह से जांच भी करते हैं। जब उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं होता तो यह लोग रात यहाँ गुजारने का फैसला करते हैं। रात को वह लोग आग जलाकर खाना पकाते हैं। एबिगेल शिपटाउन नाम के उस जगह पर जाने के लिए बहुत बेताब थी। वह उस प्रेग्नेंट औरत से उस जगह के बारे में बातचीत करने लगती है। प्रेग्नेंट औरत उसे बताती है कि हमारा पहले से उस शिपटाउन में रहने वाले लोगों के साथ रेडियो पर कांटेक्ट हो चुका है। वह एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां हम आजादी से रह सकते हैं। यह बातें सुनकर एबिगेल की आंखों में चमक उठी। दूसरी तरफ जैक बाहर चारों ओर जाल बिछा देता है ताकि अगर वह लोग सो भी जाएं तो खतरा करीब होने पर फौरन पता चले। जैक अंदर आकर एक मैप निकालता है और सबको समझाता है कि वह मैगन और डेविड को कुछ दूर तक पहुंचाएगा और उसके बाद दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे। लेकिन एबिगेल जैक के इस फैसले से खुश नहीं थी। वह जैक के पास जाकर उससे बहस करती है कि डेविड अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को उस जगह तक सेफ नहीं पहुंचा पाएगा, इसलिए हमें उनके साथ चलना चाहिए। जैक कहता है हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। देखो जहाँ लोग ज्यादा होते हैं वहाँ पर खतरा भी ज्यादा होता है। लेकिन एबिगेल जैक के इस फैसले से नाराज होकर चली जाती है। हालांकि दोनों को यह नहीं पता होता कि वह काले चेहरे वाला जॉम्बी उनकी गाड़ी को सूंघते हुए वहाँ तक पहुँच चुका है। अगली सुबह एबिगेल छत पर बैठकर अपने बचपन की फोटो देख रही होती है कि
अचानक नीचे पेड़ों से सरसराहट की आवाज आती है। वह समझ जाती है कि जॉम्बी अंदर आ गए हैं और सबको वार्निंग देने के लिए नीचे दौड़ कर जाती है कि तभी रास्ते में एक जॉम्बी भी उसके पीछे लग जाता है। एबिगेल अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करती है और पूरी ताकत लगाकर उस पीछा कर रहे जॉम्बी को एक जोरदार धक्का देती है। वो जॉम्बी तो लुढ़क कर नीचे गिर जाता है, लेकिन इस हाथापाई में एबिगेल का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो भी गिरने ही वाली होती है कि तभी ऐन मौके पर जैक वहां पहुंचता है और उसका हाथ थामकर उसे ऊपर खींच लेता है। वहीं बाहर वो काले चेहरे वाला जॉम्बी अपने बाकी साथियों को लेकर उसी जगह पहुंच चुका है, क्योंकि वो अपने मरे हुए साथी की गंध पहचानते हुए वहां तक आए थे। लेकिन जैक ने जो जाल बिछाया था वो काम कर जाता है। जैसे ही जॉम्बीज का झुंड अंदर घुसने की कोशिश करता है, एक जोरदार धमाका होता है और कई जॉम्बीज उड़कर चिथड़े उड़ जाते हैं। जैक उस धमाके की आवाज सुनकर समझ जाता है कि अब वहां रुकना मौत को दावत देना है, क्योंकि वो झुंड अब बिल्कुल करीब है। खुशकिस्मती से ये लोग उस धमाके के वक्त ही वहां से निकल चुके होते हैं। रास्ते में एबिगेल को अचानक एक आइडिया आता है। वो जैक को बताती है कि पास ही एक पुराना हवाई अड्डा है जहाँ उसके पिता काम किया करते थे। उसे लगता है कि शायद वहाँ कोई प्लेन बचा हो जिससे वो लोग उड़कर सीधे शिपटाउन पहुंच सकते हैं। जैक को यह प्लान बहुत रिस्की लगता है। वो साफ कहता है कि एयरपोर्ट एक खुली जगह है और अगर वहां हम गिर गए तो भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, और इसकी भी क्या गारंटी है कि वहां कोई प्लेन मिलेगा भी या नहीं। लेकिन एबिगेल की जिद और उम्मीद देखकर जैक मान जाता है। जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहां सन्नाटा पसरा होता है और रनवे एकदम खाली पड़ा होता है। जैक की बात सच साबित होती है। वहां दूर दूर तक कोई जहाज नहीं दिखता, लेकिन उनकी किस्मत तब पलटती है जब वो एक पुराने बंद गैराज का शटर उठाते हैं। अंदर एक छोटा हवाई जहाज खड़ा था। ये देखकर सबकी आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन समस्या यह थी कि वो जहाज सालों से बंद पड़ा था। मैकेनिक डेविड फौरन इंजन चेक करता है और कहता है कि इसे चालू करने में उसे 10-15 मिनट लगेंगे। अब वक्त बहुत कम था। डेविड तेजी से औजार लेकर इंजन ठीक करने में जुट जाता है, जबकि जैक और एबिगेल आसपास पहरा देने लगते हैं। तभी जैक दूरबीन से देखता है कि सैकड़ों जॉम्बीज पागलों की तरह उनकी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। वो चिल्लाकर सबको वार्न करता है कि हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है, हमें अभी निकलना होगा। एबिगेल बिना एक पल गंवाए पायलट की सीट पर कूदकर बैठ जाती है। उसके पिता पायलट थे, इसीलिए उसने बचपन में कॉकपिट के कंट्रोल को समझी ली थी और वही धुंधली यादें आज उसके काम आने वाली थीं। बाहर जैक अपनी गन से गोलियों की बौछार कर देता है ताकि उन राक्षसों को प्लेन के करीब आने से रोका जा सके। एबिगेल कांपते हाथों से इंजन स्टार्ट करती है। प्रोपेलर घूमता है, मगर जॉम्बीज अब बिल्कुल प्लेन के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। एक जॉम्बी तो लटक भी जाता है, जिसे जैक सटीक निशाना लगाकर नीचे गिरा देता है और प्लेन हवा में उड़ने लगता है। जहाज के टेक ऑफ करते ही सबके चेहरों पर राहत की सांस आती है। उन्हें लगता है कि अब वो सुरक्षित हैं, लेकिन यह खुशी बस कुछ पलों की ही मेहमान साबित होती है। जैसे ही प्लेन कुछ ऊपर जाता है, इंजन से काला धुआं निकलने लगता है, क्योंकि 10 साल से बंद पड़ी मशीन ने जवाब दे दिया था। इंजन में एक धमाका होता है और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। जैक अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करता है और प्लेन को पेड़ों के ऊपर क्रैश लैंड कराता है। झटके तो बहुत लगते हैं, प्लेन के परखच्चे उड़ जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से किसी को जानलेवा चोट नहीं आती। अब उनके पास पैदल चलने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा था। वो लोग अपना सामान उठाते हैं और फिर से एक अनजान सफर पर निकल पड़ते हैं। मीलों पैदल चलने के बाद वो एक वीरान रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां टूटी फूटी बोगियां खड़ी थीं। रात हो चुकी थी और चारों तरफ गहरा अंधेरा था। जैक पूरे इलाके को स्कैन करता है और जब तसल्ली हो जाती है कि वहां कोई खतरा नहीं है, तो वो वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं। वो लोग मैप चेक करते हैं तो पता चलता है कि शिपटाउन अब बस 2 दिन की दूरी पर है। उसी रात वो प्रेग्नेंट लेडी मैगन जैक के पास आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो हम कब के मारे गए होते। उसकी बातें सुनकर पत्थर दिल जैक भी पिघलने लगता है। वो मैगन को अपने सीने में दबे उस राज को बताता है जिसने उसे इतना कठोर बना दिया था। वो बताता है कि 10 साल पहले जब ये वायरस फैला था तो उसकी अपनी पत्नी इन्फेक्टेड हो गई थी और उसे अपनी ही हाथों से अपनी पत्नी को गोली मारनी पड़ी थी। उस दिन जैक के अंदर का इंसान मर गया था, लेकिन आज मैगन को देखकर उसे फिर से एक मकसद मिल गया है। वो वादा करता है कि वो मैगन को सही सलामत शिपटाउन पहुंचाकर ही दम लेगा। वहीं दूसरी तरफ अंधेरे में एक और ड्रामा चल रहा था। मैगन का पति डेविड अपनी पिस्तौल अपने सिर पर रखकर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल उस अफरा तफरी में एक जॉम्बी ने उसके पैर पर काट लिया था। हालांकि जख्म छोटा था, इसलिए वायरस अपना असर दिखाने में वक्त ले रहा था। डेविड जानता था कि वो जल्द ही एक दरिंदा बन जाएगा, लेकिन वो अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसने फैसला किया कि जब तक उसके शरीर में जान है वो अपनी पत्नी को शिपटाउन के गेट तक छोड़कर आएगा, उसके बाद खुद को खत्म कर लेगा। अगली सुबह जब वो
लोग फिर से चलने लगते हैं तो जैक की अनुभवी नजरों से डेविड की लड़खड़ाहट छुप नहीं पाती। जैक को शक हो जाता है। जैक डेविड को पकड़कर सबकी नजरों से दूर ले जाता है और उसकी पैंट ऊपर करके देखता है। वहाँ वो बुरी चोट के निशान साफ दिखाई देते हैं। जैक तुरंत अपनी गन डेविड के माथे पर तान देता है और पूछता है कि तुम खुद मरना पसंद करोगे या मैं अपना काम करूं। डेविड कहता है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बस अपनी पत्नी को सुरक्षित देखना चाहता हूँ। जैसे ही मुझे लगेगा कि मैं अपना आप को खो रहा हूँ, मैं खुद को गोली मार लूंगा। डेविड की आंखों में सच्चाई देखकर जैक उसे एक मौका देने का फैसला करता है। सफर जारी रहता है और चलते चलते फिर से रात हो जाती है। तभी उन्हें जंगल के बीचों बीच एक घर दिखाई देता है। ये घर वहाँ होना अजीब था। जैक चौकन्ना होकर बंदूक तानते हुए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो घर के करीब पहुँचते हैं, अचानक एक तेज स्पॉटलाइट उनकी आंखों पर पड़ती है और स्पीकर पर एक भारी आवाज गूंजती है, अपने हथियार नीचे डाल दो वरना गोलियों से छलनी कर दिए जाओगे। जैक समझ जाता है कि अंदर कोई इंसान है। एबिगेल हिम्मत करके आगे आती है और चिल्लाकर कहती है कि हम किसी को चोट पहुंचाने नहीं आए, हमें बस मदद चाहिए। हमारे साथ एक प्रेग्नेंट औरत है। तभी दरवाजा खुलता है और एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आता है। वो खुद को एक साइंटिस्ट बताता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ सुरक्षित हो, बस अपनी बंदूकें बाहर छोड़ आओ। शर्त मानकर वो लोग अंदर जाते हैं, जहाँ वो आदमी उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत करता है। साइंटिस्ट बताता है वो इस जगह से इसलिए छोड़कर नहीं गया, यहाँ उसको रिसर्च करने में बहुत आसानी रहती है। साइंटिस्ट सभी को खाना भी देता है। वहाँ डाइनिंग टेबल पर तरह तरह का खाना सजा हुआ था, ऐसा खाना जो उन्होंने शायद पिछले 10 सालों में नहीं देखा था। भूखे भेदियों की तरह वो खाने पर टूट पड़ते हैं, लेकिन बातों बातों में साइंटिस्ट कुछ अजीब बातें करने लगता है। वो कहता है कि यह वायरस दरअसल बुरा नहीं है, ये तो इंसानों का अपग्रेड है। वो पागलों की तरह समझाता है कि कमजोर इंसान खत्म हो जाएंगे और सिर्फ ताकतवर ही ज़ॉम्बी बनकर राज करेंगे। उसकी यह बातें सुनकर जैक और बाकी लोगों को खटकने लगता है। उन्हें महसूस होता है कि यह आदमी सामान्य नहीं है। तभी डेविड की तबीयत बिगड़ने लगती है। वायरस अब तेजी से अपना असर दिखा रहा था। वो वॉशरूम में जाता है और आईने में देखता है। उसकी नसें काली पड़ चुकी थीं और आंखें खून जैसी लाल हो रही थीं। वो समझ जाता है कि उसका वक्त पूरा हो चुका है। जब वो वापस हॉल में आता है तो देखता है कि जैक, एबिगेल और मैगन बेहोश होकर सोफे पर पड़े हैं। उस साइंटिस्ट ने उनकी ड्रिंक्स में बेहोशी की दवा मिला दी थी। डेविड गुस्से में उस साइंटिस्ट पर झपटता है, लेकिन वो साइंटिस्ट रिमोट डिवाइस का एक बटन दबा देता है। बटन दबते ही डेविड के शरीर को एक जोरदार झटका लगता है। वो बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ता है। साइंटिस्ट एक शैतानी हंसी के साथ बताता है कि उसने सालों की मेहनत से एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो ज़ॉम्बीज के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है। अब उसे ज़ॉम्बीज से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि वो उनका राजा है। डेविड की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। जब दोबारा उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को और अपने साथियों को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। वो एक प्रयोगशाला जैसी जगह थी। साइंटिस्ट उनके सामने खड़ा होकर कहता है कि अब तुम मेरे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनोगे। और फिर वो उनसे पूछता है, क्या तुम मेरी पत्नी से मिलना चाहोगे? वो एक पिंजरे की तरफ इशारा करता है जिसके अंदर एक खूंखार ज़ॉम्बी औरत कैद थी। यह उसी साइंटिस्ट की पत्नी थी जिस पर उसने अपने पागलपन भरे प्रयोग किए थे। वो साइंटिस्ट उस पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। ज़ॉम्बी बनी उसकी पत्नी गुर्राते हुए बाहर आती है और साइंटिस्ट पर हमला करने लगती है, पर साइंटिस्ट बटन दबाता है। ज़ॉम्बी औरत उसके इशारे पर बंधे हुए जैक और बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगती है। ज़ॉम्बी बनी वो औरत जैक पर हमला करती है, लेकिन जैक उसे लात मारकर पीछे धकेल देता है। उसी पल डेविड के शरीर में वायरस की ताकत आ जाती है और वो एक झटके में अपनी रस्सियां तोड़कर सबको आजाद कर देता है। यह देख साइंटिस्ट डर कर भाग जाता है। बिना वक्त गंवाए ये चारों बाहर निकलकर साइंटिस्ट की गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं, लेकिन वो पागल साइंटिस्ट अपनी डिवाइस से ज़ॉम्बीज की फौज को उनके पीछे लगा देता है। आगे रास्ता बंद होने की वजह से उन्हें गाड़ी छोड़कर पैदल भागना पड़ता है। डेविड जानता था कि अब उसका अंत करीब है, इसलिए वो अपनी पत्नी को कसम देकर उन्हें आगे भेजता है और खुद अकेला ही ज़ॉम्बीज से भिड़ जाता है। वो बड़ी बहादुरी से लड़ता है, लेकिन अंत में मारा जाता है। इधर इनको भागने का मौका मिल जाता है और जैक और एबिगेल मैगन को गोद में उठाकर भागते हुए इंसानी बस्ती यानी शिप टाउन के किनारे पहुंच जाते हैं। टावर पर बैठे गार्ड्स गोलियों से ज़ॉम्बीज पर हमला करके उन्हें बचा लेते हैं। उनके लिए एक कश्ती आती है और वो कश्ती में बैठकर सुरक्षित अंदर पहुंच जाते हैं। काला मुखिया ज़ॉम्बी बाकी ज़ॉम्बियों को रोक देता है क्योंकि वो पानी पार नहीं कर सकते थे। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि यह जगह कई बड़े जहाजों को जोड़कर बनाई गई है। जैक को यह भीड़ भाड़ पसंद नहीं आती। वो एबिगेल से कहता है कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन एबिगेल साफ मना कर देती है। उसे इतने सालों बाद लोगों के बीच रहकर जो खुशी मिल रही थी वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। इसी बात पर बाप बेटी जैसे इन दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हो जाता है, क्योंकि जैक को खतरा दिख रहा था मगर एबिगेल को जिंदगी। दूसरी तरफ मैगन एक बच्ची को जन्म देती है
है, लेकिन ज्यादा खून बहने से डॉक्टर कहता है वो जल्दी मर जाएगी। वो अपनी बच्ची जैक को सौंप जाती है। कुछ दिन बाद एबिगेल देखती है कि जिस लड़के को वो पसंद करती है वो एक खुफिया केबिन में जा रहा है। वहाँ जाकर पता चलता है कि पूरे शहर के नीचे बम लगे हैं ताकि मुसीबत के वक्त शहर उड़ाया जा सके। लेकिन मुसीबत उसी वक्त आ धमकती है क्योंकि वो साइंटिस्ट जॉम्बी किंग को कंट्रोल करते हुए वहाँ हमला कर देता है। पानी के रास्ते ढेरों जॉम्बीज शहर पर चढ़ आते हैं और लोगों को खाने लगते हैं। जैक तुरंत एबिगेल को बचाने के लिए जॉम्बी को मारते हुए एबिगेल को ढूंढने लगता है। अंत में वो एबिगेल तक पहुंच जाता है। जब साइंटिस्ट एबिगेल पर हमला करता है तो जैक साइंटिस्ट से भिड़ जाता है और मौका मिलते ही उसके हाथ में लगी कंट्रोल डिवाइस तोड़ देता है। पावर खत्म होते ही जॉम्बीज उसी साइंटिस्ट को नोच खाते हैं। अफरा तफरी में सब सुरंग के रास्ते भागते हैं। दूसरी तरफ खड़ा वो लड़का एबिगेल और जैक के आने का इंतजार करता है ताकि वो जल्दी से शहर को उड़ा सके। जब एबिगेल जैक के पीछे भाग रही होती है तो मुखिया जोम्बी एबिगेल को पकड़ लेता है, पर जैक तुरंत मुखिया जोम्बी पर हमला करता है। पर एबिगेल की नजर उसके हाथ के ब्रेसलेट पर पड़ती है। यही ब्रेसलेट बचपन में उसने खुद बनाकर अपने पिता को दिया था। उसे पता लग जाता है ये जोम्बी उसके पिता हैं, पर जैक जल्दी से एबिगेल को खींचकर वहां से ले जाता है। वो लड़का रिमोट दबाकर पूरे शिपटाउन को धमाके से उड़ा देता है, लेकिन राख के ढेर से वो जॉम्बी किंग फिर खड़ा होता है और वहां आ जाता है। जैक तुरंत बिना डरे उसके साथ फाइट करने लग जाता है, पर जैक कमजोर पड़ने लगता है। जैक को मौत के मुंह में देखकर एबिगेल फौरन जमीन से एक बंदूक उठा लेती है। वो जानती थी कि सामने खड़ा वो जॉम्बी उसका अपना पिता है, लेकिन वो यह भी देख रही थी कि वो जॉम्बी उस शख्स को मार रहा है जिसने उसे 10 साल तक एक पिता की तरह पाला है। इसलिए वो एक पल भी नहीं सोचती और अपने अतीत को भुलाकर सीधे उस जॉम्बी मुखिया को गोली उतार देती है और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।